हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बैंकिंग। आज हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने अपना वाणिज्यिक बैंक के कार्य तथा उससे रिलेटेड जितने भी हमारे टर्म्स थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में, हमारा सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक किस प्रकार मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण करता है, केंद्रीय बैंक से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वही वो सब, और केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच में क्या अंतर पाया जाता है। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें केंद्रीय बैंक की, तो केंद्रीय बैंक से मतलब क्या होता है। जो हमारा केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक होता है, वो देश का सर्वोच्च बैंक होता है। मतलब कि देश में सबसे ऊपर जो बैंक होता है उसे बोलते हैं हम केंद्रीय बैंक। जैसे अगर भारत में बात करें तो भारत के अंदर जो केंद्रीय बैंक है वो भारत का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। भारत का सर्वोच्च बैंक, देश का सर्वोच्च बैंक ही क्या कहलाता है, देश का सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक कहलाता है। अगर हम बात करें इसके कार्यों की, तो पहला कार्य क्या होता है, नोट जारी करना। जैसे भारत के अंदर जितने भी नोट होते हैं वो कौन जारी करता है, भारत का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही जारी करता है। तो इसका सबसे मेन काम क्या होता है, देश के अंदर नोट जारी करना। दूसरा, सरकार का बैंक। सरकार के बैंक से मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हम लोगों का खाता एसबीआई में, पीएनबी में या केनरा में, इस तरह के बैंकों में होता है, इसी तरह से जो देश की सरकार होती है उसका खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, देश के केंद्रीय बैंक के अंदर होता है। तो सरकार के बैंक के तौर पर भी कार्य करता है। जो भी देश की सरकार होती है उसका खाता केंद्रीय बैंक के अंदर होता है। थर्ड क्या है, बैंकों का बैंक। तो जो केंद्रीय बैंक होता है वो सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए, जितने भी देश के अंदर वाणिज्यिक बैंक पाए जाते हैं, उन सब की जमाएं स्वीकार करता है, उन सबको उधार देता है। यानी कि हर एक वाणिज्यिक बैंक का खाता केंद्रीय बैंक में खुला होता है। हर एक वाणिज्यिक बैंक का खाता केंद्रीय बैंक में खोला जाता है। तो बैंकों के बैंक के तौर पर भी कार्य करता है ये। नेक्स्ट है हमारा अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता से मतलब क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों को तथा सरकार को जब भी ऋण की जरूरत पड़ती है तो केंद्रीय बैंक उनका अंतिम ऋणदाता। अगर सरकार को कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा है, कहीं से भी ऋण नहीं मिलता, तो लास्ट में जो बचता है वो केंद्रीय बैंक होता है जो उसको ऋण प्रोवाइड कराता है या लोन देता है। क्लियर है। तो अंतिम ऋणदाता के तौर पर भी कार्य करता है केंद्रीय बैंक सरकार के लिए। विदेशी विनिमय का संरक्षण। देखिए, विदेशी विनिमय का मतलब क्या होता है, विदेशी विनिमय का मतलब होता है जब भी हम किसी दूसरे देश से कोई भी सामान खरीदते हैं, आयात करते हैं, तो हमें उसी देश की करेंसी में उसको पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे डॉलर में हो, यूनान में हो या और किसी करेंसी में हो। तो ये सब क्या होती है, हमारी विदेशी विनिमय की मुद्राएं होती है, विदेशी मुद्रा होती है। तो इन सबको इकट्ठा करने का काम भी किसका होता है, केंद्रीय बैंक का होता है। देश के लिए जितनी भी विदेशी मुद्रा की जरूरत है, जितनी भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, उसका संरक्षण करना, उसको इकट्ठा करना केंद्रीय बैंक का ही कार्य होता है। नेक्स्ट है समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन गृह का कार्य से मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके कॉलोनी के अंदर एक एटीएम का लगा हुआ है और वो जो एटीएम है वो पीएनबी का एटीएम लगा हुआ है। इसके एटीएम है, पीएनबी का एटीएम लगा हुआ है। अब आपके पास में जो कार्ड है वो आएगा आईसीआईसीआई बैंक का। तो क्या आप अपने आईसीआईसीआई के एटीएम से पीएनबी से पैसे नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन इस पीएनबी के अकाउंट में जो पैसे डाले होंगे वो पीएनबी बैंक वालों ने डाले होंगे। आप आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है आपका और आपने पीएनबी से पैसे ले लिए, तो जो पीएनबी बैंक है वो आपके पैसे, जो जितने भी आपने पैसे निकाले हैं वो किससे मांगेगा, आईसीआईसीआई से मांगेगा। तो इन सब तरह के जो कार्य होते हैं वो कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। वो कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंक के अंदर, सेंट्रल बैंक के अंदर पीएनबी और आईसीआईसीआई का दोनों का ही खाता होगा। जब पीएनबी के अकाउंट से आपने आईसीआईसीआई के पैसे निकाल लिए तो ये क्या करेगा, पीएनबी आरबीआई में बोलेगा कि भाई मेरे अकाउंट से आईसीआईसीआई के कस्टमर ने इतने पैसे निकाले हैं, तो आईसीआईसीआई के अकाउंट से पैसे निकाल करके पीएनबी में डाल देगा सेंट्रल बैंक। तो ये होते हैं समाशोधन गृह का कार्य, जो कौन करता है, आरबीआई करता है। दो बैंकों के बीच में जितने भी लेन देन होते हैं उन सबको लेन देन करना, उन सबका लेन देन करना सेंट्रल बैंक का ही कार्य होता है। फिर लास्ट है साख का नियंत्रण। साख का नियंत्रण मतलब होता है, साख का मतलब होता है क्रेडिट या लोन। तो लोन को नियंत्रित करना, कितना लोन मार्केट के अंदर दिया जाएगा, किस रेट पर दिया जाएगा, कैसे ब्याज की वसूली होगी, सब चीजों का जो तय होता है, सब चीजों का जो नियंत्रण होता है वो केंद्रीय बैंक ही करता है। कि ब्याज की दर क्या लगेगी,
कितनी लिमिट तक लोन दिया जा सकता है, क्या क्या उसके लिए रूल्स फॉलो करने होंगे, इन सबको केंद्रीय बैंक ही तय करता है। तो क्लियर है, समझ में आ गया केंद्रीय बैंक क्या होता है तथा केंद्रीय बैंक के क्या कार्य होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच में अंतर की। तो देखिए, अब हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच में अंतर की। यहाँ पर कुछ उद्देश्य लिखे हुए हैं उनके, जिनके बिहाफ पर हम इन दोनों के बीच में अंतर फाइंड करेंगे। पहला जैसे कैसा है अर्थ हैगा, तो दोनों की जो डेफिनेशन होती है, वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं एक वित्तीय संस्था है, एक वित्तीय संस्था, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो लोगों से जमा स्वीकार करता है। एक वित्तीय संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है, स्वीकार करके क्या करती है, उन्हें ऋण देती है। क्लियर है? तो वाणिज्यिक बैंक क्या होती है, एक वित्तीय संस्था होती है जो लोगों से जमा स्वीकार करके उनको ऋण प्रोवाइड कराती है, लोन देती है। जबकि केंद्रीय बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो क्या काम करता है, जो नोट जारी करता है तथा साख नियंत्रण करता है, साख नियंत्रण करता है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, वो सभी बैंकों के ऊपर जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है, देश के अंदर बैंकिंग प्रणाली होता है, उसका नियंत्रण करता है। आप यहाँ पर साथ में लिख सकते हो, बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है। वाणिज्यिक जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है, वो देश के अंदर जो बैंकिंग प्रणाली है, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी हमारे बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। क्लियर है? सेकंड है हमारा मुद्रापूर्ति। तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो मुद्रापूर्ति किस प्रकार करते हैं, साख सृजन के द्वारा। अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, जो भी हमारा साख सृजन या मुद्रा का सृजन था, आप इसको मुद्रा सृजन भी लिख सकते हो। साख सृजन या मुद्रा सृजन के द्वारा वो मुद्रा की पूर्ति करते हैं, लोन दे करके मुद्रा की पूर्ति में सिर्फ योगदान देते हैं। और केंद्रीय बैंक जो होता है वो मुद्रा की पूर्ति करता है नोट जारी करके। मुद्रा की पूर्ति कैसे करता है, नोट जारी करके करता है। मुद्रा की पूर्ति वाणिज्यिक बैंक करते हैं साख सृजन या मुद्रा सृजन के द्वारा, और केंद्रीय बैंक जो होते हैं वो नोट जारी करके, नोट इशू करके करते हैं। नेक्स्ट है हमारा संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय का संरक्षण नहीं करते। विदेशी विनिमय मतलब जो हमारी फॉरेन करेंसी होती है कि उनका संरक्षण ये नहीं करते हैं, बस लेकिन लाभ कमाने के लिए क्रय विक्रय करते हैं। मतलब कि प्रॉफिट कमाने के लिए ये विदेशी करेंसी को खरीदते और बेचते जरूर हैं, लेकिन उनका संरक्षण नहीं करते। या आपसे खरीदेंगे दूसरे बैंक में या केंद्रीय बैंक में जाकर के उसको बेच देंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से। ये उनको विदेशी करेंसी को, कोई भी देश की करेंसी आप उसको वो खरीद लेगा बैंक, बट किस उद्देश्य से, सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से, संरक्षण करने के लिए नहीं खरीदते ये कभी भी। जबकि जो वाणिज्यिक बैंक होता है वो विदेशी विनिमय का संरक्षण करता है। केंद्रीय बैंक जब भी करेंसी लेता है आपसे या किसी भी बैंक से, जब वो करेंसी को खरीदता है तो उसको संरक्षण करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करके रखने के लिए खरीदता है। फिर नेक्स्ट क्या है, अधिकार। अधिकार का मतलब क्या होता है, इसको नोट जारी करने का अधिकार नहीं होता।
नोट जारी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्यिक बैंक के पास में नोट जारी करने का अधिकार नहीं है, जबकि केंद्रीय बैंक के पास में नोट जारी करने का अधिकार होता है। क्लियर रहेगा? वाणिज्यिक केंद्रीय बैंक के पास में नोट जारी करने का अधिकार होता है, जबकि वाणिज्यिक बैंक के पास में नोट जारी करने का अधिकार नहीं होता। अगर इसको मुद्रा पूर्ति करनी है, सिर्फ मुद्रा सृजन के द्वारा ही ये कर सकता है। उद्देश्य, वाणिज्यिक बैंकों का जो उद्देश्य होता है वो क्लियर और क्लियर क्या होता है? लाभ कमाना। इसका उद्देश्य क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं हमारे, उन सबका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना और अपने बैंक को आगे बढ़ाना ही होता है। जबकि केंद्रीय बैंक का जो उद्देश्य होता है वो होता है अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, सुदृढ़ करना, उसको बेस बनाना, किसका काम होता है? केंद्रीय बैंक का होता है। तो ये वाणिज्यिक बैंक तथा केंद्रीय बैंकों के बीच में कुछ अंतर थे, एक बार हमने दोबारा से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले उनका अर्थ है, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं एक प्रकार की वित्तीय संस्था है जो सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों से जमा स्वीकार करती है और उन्हें ऋण प्रदान करती है। जबकि केंद्रीय बैंक जो होता है वो देश का सर्वोच्च बैंक होता है, जिसका काम नोट जारी करना होता है, साख का नियंत्रण करना होता है तथा बैंकिंग प्रणाली, जितनी भी देश के अंदर बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग सिस्टम है, उसका नियंत्रण करना होता है। मुद्रा पूर्ति, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं साख सृजन तथा मुद्रा सृजन के द्वारा मुद्रा पूर्ति में योगदान कर सकता है, जबकि केंद्रीय बैंक नोट जारी करके देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति करता है। संरक्षण, विदेशी विनिमय का संरक्षण नहीं करता। वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं कभी भी विदेशी विनिमय का संरक्षण नहीं करते, सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से उनका क्रय विक्रय जरूर करते हैं ये। जबकि केंद्रीय बैंक जो होते हैं वो विदेशी विनिमय का संरक्षण करते हैं। फिर हमारा अधिकार, वाणिज्यिक बैंकों के पास में नोट जारी करने का अधिकार नहीं होता, केंद्रीय बैंक के पास में नोट जारी करने का अधिकार होता है। लास्ट है उद्देश्य है, वाणिज्यिक बैंकों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि केंद्रीय बैंक का जो उद्देश्य होता है वो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होता है। क्लियर है? समझ गए होंगे आप सब कि केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों में क्या अंतर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि केंद्रीय बैंक किस प्रकार साख का नियंत्रण करता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि केंद्रीय बैंक किस प्रकार साख का नियंत्रण करता है या मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण करता है। एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो केंद्रीय बैंक होता है वो किस प्रकार साख का नियंत्रण करता है, मुद्रा का नियंत्रण करता है। देखिए मुद्रा नियंत्रण, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण तथा साख के नियंत्रण से पहले आप दो वर्ड समझ लीजिए। एक वर्ड होता है हमारा मुद्रास्फीति, आपने पहले भी सुना होगा मुद्रास्फीति, और एक क्या होता है हमारा मुद्रा अविस्फीति। क्या होता है मुद्रास्फीति तथा मुद्रा अविस्फीति। अब ये दोनों कौन सी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रा अविस्फीति क्या होता है, इनके नाम से भी कुछ ज्यादा क्लियर होता नहीं है। तो देखिए मुद्रास्फीति बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि मुद्रास्फीति क्या होती है तथा मुद्रा अविस्फीति क्या होती है। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि मार्केट में भी तेजी चल रही है, मंदी चल रही है। तेजी का मतलब क्या होता है, जब बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, महंगाई बढ़ रही होती है, तो वो क्या होती है, तेजी की स्थिति होती है। तथा जब बिजनेस डाउन जा रहे हो, मार्केट के अंदर मंदी चल रही होती है, हर कोई अपना बिजनेस छोड़ रहा होता है, बंद कर रहा होता है, तो वो होती है हमारी मंदी की स्थिति। तो जो तेजी की स्थिति होती है उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति, तेजी की स्थिति को। तथा जब बाजार में, मार्केट में, अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी आती है तो इसे बोला जाता है मुद्रा अविस्फीति। क्लियर है? जब मुद्रा की मांग कम हो जाती है, यहाँ पर मुद्रा की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर मुद्रा की जो मांग होती है कि वो हमेशा कैसी होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पर मुद्रा की मांग कैसी होती है कि कम हो जाती है। क्लियर है? मुद्रास्फीति के टाइम पर जो मुद्रा की मांग होती है वो अधिक होती है, तथा मुद्रा विस्फीति के टाइम पर जो मुद्रा की मांग होती है वो कम होती है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए टॉपिक क्या हमारा, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण या केंद्रीय बैंक द्वारा साख पूर्ति का नियंत्रण। केंद्रीय बैंक किस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। तो इसके हमारे पास में दो तरह के उपकरण होते हैं कि दो तरीके से केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। एक होता है हमारा मात्रात्मक उपकरण यानी कि क्वांटिटेटिव, और एक होता है हमारा गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव
इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे पहला हमारा बैंक दर। तो देखिए बैंक दर या बैंक रेट, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में बोला जाता है इसको बैंक रेट। तो देखिए बैंक रेट होती क्या है, बैंक दर होती क्या है? बैंक दर वो दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को लोन दिया जाता हो। और लोन कौन देता है? केंद्रीय बैंक देता है। यानी कि जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, ऋण प्रोवाइड कराता है, वो दर क्या कहलाती है? हमारी बैंक दर कहलाती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एसबीआई को लोन की जरूरत हुई, वो आरबीआई के पास में गया और आरबीआई ने उसको 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। 1 करोड़ का लोन दे दिया किस रेट पर? 4% पर एनम की रेट पर। कितने पर? 4% पर एनम की रेट पर। तो जो 4% पर एनम है, ये क्या कहलाएगी? हमारी बैंक दर कहलाएगी। कोई भी वाणिज्यिक बैंक जिस दर पर केंद्रीय बैंक से, सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, उस दर को हम क्या बोलते हैं? बैंक दर या फिर बैंक रेट बोला जाता है। क्लियर है? अब देखिए वो जो केंद्रीय बैंक होता है, वो बैंक दर से किस प्रकार मुद्रा पूर्ति को नियंत्रण करता है। मान लीजिए 4% की इंटरेस्ट रेट हैगी। इंटरेस्ट रेट कितनी हैगी उसकी? बैंक की, केंद्रीय बैंक की 4% है, वो 4% का ब्याज लेता है। जब एसबीआई 4% पर खुद ब्याज लेकर के आ रहा है, तो वो मार्केट में जब लोन देगा तो कितने पर देगा? 6 से 7% मिनिमम, इतना तो लेके लेगा। तो कम से कम 6%, 7%, इससे ज्यादा पर देगा 4 पर ला करके। तो ये तो होगी हमारी उस टाइम पर जब रेट कितनी है? 4% देगी। अब मान लीजिए अगर वो अपनी रेट को बढ़ा करके 7% कर देता है। कितना कर देता है? 7% कर देता है केंद्रीय बैंक। तो अभी भी वो 6% से 7% पर दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो कितने पर देगा? 9 से 10% पर अपने ब्याज को देगा। क्लियर है? एसबीआई क्या करेगा? पब्लिक को कितने परसेंट पर देगा? 9 से 10% पर देगा, क्योंकि अब तो उसको खुद को 7% पर मिल रहेगा। तो बैंक दर में वृद्धि करने से, जैसे केंद्रीय बैंक जो होता है बैंक दर में वृद्धि करता है, उससे क्या होता है? जो लोगों को पैसा मिलना होता है, जो हम बैंकों से जाकर के लोन लेते हैं, वो क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पर जो ब्याज की दर है, जो बैंकों से हमें ब्याज पे करना होता है, वो ब्याज महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे ही लोगों को महंगी दर पर ब्याज मिलने लगता है, महंगी दर पर पैसा उधार में मिलने लगता है, वो क्या करते हैं? मुद्रा की मांग जो होती है वो कम कर देते हैं, तथा मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है वो नियंत्रित हो जाती है। क्लियर है? दोबारा सुन लीजिए एक बार। बैंक दर में वृद्धि करने से, बैंक दर में वृद्धि करने से जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको लोन महंगा मिलता है, जिस वजह से वो आगे जनता को भी महंगी दर पर ही लोन प्रोवाइड कराते रहेंगे। और महंगी दर पर लोन मिलने की वजह से जो पब्लिक होती है, जो जनता है, वो क्या करती है? मुद्रा की मांग को क्या कर देती है? कम कर देती है। मुद्रा की मांग कम कर देती है। भाई अभी लोन महंगा है, बाद में ले लेंगे, जब सस्ता हो जाएगा, जब बैंक की दर कम हो जाएगी तो लोन उस टाइम पर ले लेंगे। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति क्या होती है? नियंत्रित हो जाती है। इसी तरह से अगर बैंक क्या कर दे? अपनी दर को कम कर दे। केंद्रीय बैंक क्या कर दे? 7% है, इसको घटा करके वो 3% कर दे। जब वो 3% पर आ जाएगा तो जो सेंट्रल, जो हमारे वाणिज्यिक बैंक है, जो हमारा एसबीआई है, वो भी इसको सस्ती दर पर देने लग जाएगा। 5 से 6% पर देने लग जाएगा इस ब्याज को। कितने पर? 5 से 6% पे देना पड़ जाएगा। भाई पहले 6-7 पर मिल रहा था, 5% पे मिल रहेगा, तो उससे क्या होगा? मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? वो नियंत्रित हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा उधार ले लेंगे, लोन ले लेंगे, तो मुद्रा की मांग क्या होगी? वापस से बढ़ जाएगी और मुद्रा विस्फीति की जो स्थिति होती है, जो मंदी की स्थिति होती है, वो दोबारा से सही हो जाएगी, तेजी में आ जाएगी। तो क्लियर रहेगा बैंक दर के द्वारा केंद्रीय बैंक किस प्रकार मुद्रास्फीति को या मुद्रा विस्फीति को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट हमारा खुले बाजार की क्रिया है। तो देखिए खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं। खुले बाजार की क्रियाओं से मतलब होता है जब सरकार की जो प्रतिभूतियां होती है, प्रतिभूतियां मतलब सरकार के जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, जो भी हमारी सरकारी कंपनियां हैं, सरकार से मतलब जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं, तो जो सरकारी कंपनियों के शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स हैं, जो और उनकी प्रतिभूतियां होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, उनको खुले बाजार में बेचना, उनको खुले बाजार में मार्केट में ला करके बेचना, वो काम भी कौन करता है? आरबीआई ही करता है। वो काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। हमारे देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय बैंक है, वही काम करता है खुले बाजार की क्रियाओं का, यानी कि सरकार की प्रतिभूतियों को बेचने का। देखिए मान लीजिए सरकार के पास में शेयर्स है और कुछ उसके पास में बॉन्ड्स पड़े हैं, ठीक है। सरकार के पास में कुछ शेयर्स पड़े हैं, कुछ बॉन्ड्स पड़ेंगे। आरबीआई ने क्या करा? इन शेयर्स और बॉन्ड्स को ला करके बेच दिया वाणिज्यिक बैंकों को। इसको बेच दिया?
वाणिज्यिक बैंकों को बेच दिया। कितने रुपए में? 2 करोड़ में। 2 करोड़ में उसने शेयर्स और बॉन्ड्स जो थे वो बेच दिए। अब जब उसने ये शेयर्स और बॉन्ड्स बेच दिए तो वाणिज्यिक बैंकों को 2 करोड़ रुपए आरबीआई को देने पड़ेंगे, क्लियर सी बात है। मान लीजिए एक वाणिज्यिक बैंक है जिसके पास में 10 करोड़ रुपए थे, उसने 2 करोड़ रुपए के शेयर्स और बॉन्ड्स खरीद लिए। अब उसके पास कितने पैसे बच गए? नॉर्मल सी बात है, 8 करोड़ बच गए। क्लियर है भाई, 10 करोड़ थे, 2 करोड़ उसने दे दिया, 8 करोड़ अब उसके पास में बच गए। तो अब अगर इस वाणिज्यिक बैंक को लोन देना हो तो कितने तक का लोन दे सकता है? सिर्फ 8 करोड़ का तो लोन दे पाएगा, जबकि पहले कितने का दे सकता था? 10 करोड़ का दे सकता था, क्योंकि उसके पास में 10 करोड़ थे। अब उसने 2 करोड़ क्या कर लिए? शेयर्स और बॉन्ड्स खरीद लिए, जिनको वो जनता को उधार नहीं दे सकता। भाई अगर वो पब्लिक को उधार देगा तो क्या देगा? कैश ही तो देगा, पैसा ही तो देगा, शेयर्स तो नहीं दे सकता उधार में। तो 10 करोड़ रुपए थे, 2 करोड़ रुपए उसने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, बचे कितने? 8 करोड़ रुपए। यानी कि अब जो बैंक है वो कितने रुपए का लोन दे सकता है? सिर्फ 8 करोड़ तक का ही लोन दे सकता है। मतलब क्या होता है? खुले बाजार की क्रियाओं से जब भी मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, यानी कि मुद्रा की मांग ज्यादा होती है, तेजी की स्थिति होती है, तो आरबीआई क्या करता है? जो भी सरकार के शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं उनको वाणिज्यिक बैंकों को बेचने लग जाता है, वाणिज्यिक बैंकों को बेचने लग जाता है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों की जो लिमिट होती है, जो उधार देने की लिमिट होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि वो वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी लोन देने की लिमिट कम हो जाती है तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार से जब मुद्रा अविस्फीति आती है, यानी कि मंदी आती है, तो मंदी के टाइम पर क्या करता है? आरबीआई जो होता है इनसे वापस से खरीदना शुरू कर देता है। जो शेयर्स और बॉन्ड्स वाणिज्यिक बैंकों के पास पड़े होते हैं, इनको वापस से खरीदना शुरू कर देता है और अपने पास खरीद के रख लेता है, जिससे इनकी लिमिट क्या होगी? वापस से यहीं पर पहुंच जाएगी, यानी कि 8 करोड़ से वापस से ये 10 करोड़ पर पहुंच जाएंगे और 10 करोड़ का लोन दे पाएंगे। और लोन देने की वजह से क्या होती है? जो मंदी की स्थिति होती है, जो मांग में कमी होती है मुद्रा की, वो वापस से ठीक हो जाती है। तो क्लियर है, समझ में आएगा खुले बाजार की क्रियाओं से किस प्रकार आरबीआई मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है हमारा रेपो दर या फिर रेपो रेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेपो रेट। तो देखिए रेपो दर या रेपो रेट होती क्या है? रेपो दर या रेपो रेट वो रेट होती है, वो दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। यानी कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है, अल्पकालीन ऋण देता है, उसे बोलते हैं रेपो दर या रेपो रेट। क्लियर रहेगा? अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि थोड़े समय के लिए जब आरबीआई लोन देता है केंद्रीय बैंकों को, तो उसे हम बोलते हैं रेपो दर या रेपो रेट बोला जाता है। क्लियर है ना? देखिए अगर इसी तरह से जैसे हमने बैंक दर के अंदर देखा था, जैसे ही आरबीआई अपनी रेपो दर के अंदर जो भी हमारी रेपो रेट होगी उसको बढ़ा देगा, आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ा देगा। मान लीजिए आज के टाइम पर रेपो रेट कितनी है? 4% है। मान लेते हैं कि आज के टाइम पर आरबीआई की जो रेपो रेट है 4% है। अब इसने आरबीआई की रेपो रेट बढ़ा दी, 4 से 6% पर आ गया। जब 4 से 6% पर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? बैंकों को लोन महंगा मिल रहा है, और जब बैंकों को लोन महंगा मिल रहा है तो आगे पब्लिक को भी क्या देंगे? महंगी दर पर ही ब्याज देंगे, महंगी दर पर ही लोन देंगे, जिससे मुद्रास्फीति यानी कि जो मांग होगी वो कम हो जाएगी मुद्रा की। इसी तरह से अगर वो अपनी लोन को जो रेपो रेट है उसको घटा दे, 4% से ला करके 3% कर दे, बैंकों ने क्या होगा? लोन सस्ता मिलेगा। जब बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो वो लोन पब्लिक को भी सस्ता ही देंगे, जिससे मुद्रा की जो मांग होगी वापस से बढ़ जाएगी और स्थिति हमारी समांतर हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। तो क्लियर रहेगा रेपो दर से किस प्रकार बैंक मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है तथा रेपो दर होती क्या है। ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अलग अलग एग्जाम, अलग अलग डेफिनेशन के तौर पर भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं कि रेपो दर क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है। तो रेपो दर वो दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। नेक्स्ट है हमारा विपरीत रेपो दर यानी कि रिवर्स रेपो रेट। क्या होती है हमारी? रिवर्स रेपो रेट। तो देखिए रिवर्स रेपो रेट या विपरीत रेपो दर होती क्या है? आप सबका अपने अपने बैंकों के अंदर अकाउंट होगा, आप सबके पास में बैंक अकाउंट जरूर होंगे। आपको बैंक के अंदर पैसा जमा करने पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। आप जब भी अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। कहीं पर 2% मिलता है, कहीं पर 2.5 मिलता है, कहीं पर 3 मिलता है। तो इस तरह से में इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसी तरह से जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो क्या करते हैं? आरबीआई के अंदर अपना अकाउंट खोल देंगे, आरबीआई के अंदर अपना
अकाउंट खोलते हैं और अकाउंट खोलने पर उन्हें क्या मिलता है, वहां पर इंटरेस्ट मिलता है। आरबीआई भी क्या करेगा, जितने भी वाणिज्यिक बैंकों का खाता उसके अंदर है, मान लीजिए हमारा आरबीआई बैंक है, ठीक है, इसके अंदर एसबीआई का एक अकाउंट है, पीएनबी का एक अकाउंट है, केनरा का एक अकाउंट है, हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, इन सब के अकाउंट्स उसने खोल रखेंगे। अब जब इनके अकाउंट खोल रखे हैं तो इनके अकाउंट में कुछ मिनिमम बैलेंस भी पड़ा होगा, कुछ बैलेंस भी होगा। उस बैलेंस पर क्या देगा, आरबीआई इनको इंटरेस्ट देता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, विपरीत रेपो दर बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। यानी कि केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनकी जमाओं पर, जो भी उन्होंने अपने अकाउंट में पैसा डाल रखा है, उस पैसे पर जितना भी इंटरेस्ट देता है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट या विपरीत रेपो दर बोलते हैं। वर्तमान में जो रेपो दर है 3.75% है। ये रेपो रेट हमेशा चेंज होती रहती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो इसको कंफर्म मत कीजिएगा कि 3.75 या हो सकता है आज आप जब वीडियो देख रहे हो तो ये चेंज हो जाए। तो एग्जाम के अंदर कभी भी लिख करके मत आना कि ये वर्तमान में इतनी है या उतनी है, और अगर लिख के भी आने तो पहले उसको कंफर्म कर लीजिएगा कि ये सही है या गलत है, बदल तो नहीं गई। आज के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.75% है, और जो हमारी रेपो रेट है कि वो लगभग 4.4% है, या फिर 4%, कंफर्म नहीं पता मुझे, 4.4% या 4% है हमारी। तो रिवर्स रेपो रेट देखिए, अगर आप बात करते हैं अपनी रिवर्स रेपो रेट, अगर बैंक क्या करे, आरबीआई क्या करे, अपनी रिवर्स रेपो रेट को घटा दे, रिवर्स रेपो रेट को क्या करते हैं, वो घटा दे। 3.75% है, इसको घटा करके मान लीजिए वो 2% पर ले आता है। कितने पर ले आता है, 2% पर ले आता है। तो जब उसको 2% पर ले आएगा तो उससे क्या होगा भाई, जितनी भी हमारे वाणिज्यिक बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है, केनरा है, या और कोई भी बैंक है हमारे, वो सब क्या करेंगे भाई, अपने अकाउंट से पैसा निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम मिलने लगेगा। भाई मान लीजिए इन्होंने सबने अपने अकाउंट में 20-20 लाख रुपए रखे हुए होंगे, तो ये क्या करेंगे भाई, अपने उसमें से अकाउंट में से पैसा निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि उससे बेटर क्या समझेंगे ये कि भाई इससे बेटर तो हम उस पैसे को लोन पर दे दे, तब वहां से हमें ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, उससे ज्यादा तो इन्हें इंटरेस्ट वहां से मिल जाएगा अगर उस पैसे को वो पब्लिक को लोन पर दे देते हैं। तो जैसे ही केंद्रीय बैंक विपरीत रेपो दर में यानी रिवर्स रेपो रेट में कमी करता है, क्या कर देता है, कमी कर देता है, जितने भी हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं अपने अकाउंट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, और उस पैसे को कहां पर देने लगते हैं, वो लोन पर देने लगते हैं, जिससे मुद्रास्फीति में क्या होती है, वापस से तेजी आने लगती है। जो भी हमारी मुद्रा में मांग में कमी होती है, वो मुद्रा की मांग की कमी पूरी होने लगती है, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे देने लगते हैं पैसे को। इसी तरह से जैसे ही विपरीत रेपो दर को बढ़ा दिया जाता है, इसमें बढ़ोतरी कर दी जाती है, बढ़ा दिया जाता है। 3.75% हमने इसको बढ़ा करके 4.5% कर दी, तो उससे क्या होगा, जो भी वाणिज्यिक बैंक है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना स्टोर करके रखने लगेंगे आरबीआई के पास में, अपने बैंक अकाउंट के अंदर उसको संभाल के रखने पड़ेंगे, ताकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। इससे मुद्रास्फीति की क्या होगी, वापस से उसमें मुद्रा की मांग में कमी आने लग जाएगी, यानी कि वो लोन देना बंद ही कर देंगे वाणिज्यिक बैंक, तो मुद्रा की मांग में कमी आ जाएगी, तथा जो तेजी की स्थिति होती है, मुद्रास्फीति होती है, वो कम हो जाएगी। क्लियर रहेगा। इसको तेजी और मंदी बोलना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मुद्रास्फीति का मतलब मुद्रा की मांग से आप ध्यान रखिएगा कि जब मुद्रा की मांग ज्यादा होती है, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, और मुद्रा की मांग जब कम होती है, मुद्रास्फीति यानी कि जब लोग बाग अपने बिजनेस बिल्कुल बंद करने की नौबत आ जाती है, वो स्थिति। नेक्स्ट है हमारा नकद आरक्षित कोष या सीआरआर। तो देखिए नकद आरक्षित कोष या सीआरआर क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ा था इस बारे में। नकद आरक्षित कोष वह कोष होता है, हर एक, जैसे आपके पास में अपना अकाउंट है, आपके पास में एसबीआई के अंदर एक अकाउंट है, तो एसबीआई में क्या होगा, एक मिनिमम लिमिट होगी कि आपको अपने बैंक में इतना पैसा रखना ही रखना है। मान लीजिए मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट है वो 2000 रुपए है। तो देखिए अब आपको अपने अकाउंट में 2000 रुपए तो रखने ही रखने हैं, इससे ज्यादा कम तो आप कर ही नहीं सकते, वरना आपके ऊपर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। तो वही जो मिनिमम बैलेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नकद आरक्षित कोष बोलते हैं। जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो भी केंद्रीय बैंक में अपना खाता खुलवातेंगे, और उस खाते के अंदर, उस बैंक अकाउंट के अंदर उनको अपना कोई ना कोई मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, उनको एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अगर उस बैलेंस से कम करते हैं तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। तो वही मिनिमम बैलेंस क्या कहलाता है, हमारा नकद आरक्षित कोष कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो।
क्लियर हैगा। और ये परसेंटेज के अंदर होता हैगा। वर्तमान में जो इसकी परसेंटेज है वो अप्रोक्स 3% है। तो वर्तमान में दर की हमारी 3% है, यानी कि अपने जो भी उसकी इनकम होगी, जो भी उसकी वैल्यू है आज के टाइम पे बैंक की, उसका 3% उसको आरबीआई के पास में रखना जरूरी होता है। वो 3% से कम नहीं कर सकता। अगर उससे कम करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो नकद आरक्षित कोष भी क्या होता है, वो कोष जो मिनिमम बैलेंस जो आरबीआई के पास में किसी भी वाणिज्यिक बैंक को अपना रखना पड़ता है, अपने खाते में रखना पड़ता है। अगर केंद्रीय बैंक इस दर को बढ़ा देता है, मान लीजिए उसने 3% से बढ़ा करके 5% कर दी, सीआरआर कितना है 5% कर दिया, तो इससे जो वाणिज्यिक बैंक है उनको मजबूरी हो जाएगी, उनको 5% अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। भाई आपका अकाउंट आज एसबीआई में जिसपे 2000 की लिमिट है, कल को एसबीआई क्या करता है, उस लिमिट को बढ़ा करके 5000 कर देता है, तो आपके लिए मजबूरी आपको 5000 रुपए रखने पड़ेंगे, क्योंकि 5000 से कम करते के साथ ही क्या होगा, आपका मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी लगने लग जाएगी। तो इसी तरह से अगर आरबीआई भी अपनी ये पेनल्टी, ये जो दर होती है, इसको बढ़ा देता है, तो उससे क्या होता है, केंद्रीय बैंक जितने भी, अगर वो इसको बढ़ा देता है, तो जितने भी हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनके लिए मजबूरी बन जाती है, भाई उनको इतना बैलेंस तो रखना ही पड़ता है। और जब वो अपने अकाउंट में बैलेंस बढ़ाते हैं तो उनकी जो साख पूर्ति की जो क्षमता होती है, जो उनकी लोन देने की लिमिट होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि उसका अपनी लिमिट में से पैसा निकाल करके वो यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर स्टोर करके उनको रखना पड़ता है इन्वेस्ट अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो उनकी जो लिमिट होती है लोन देने की, वो कम हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। तथा जब वो इस दर को घटा देता है तो उससे क्या होता है, इनकी लिमिट बढ़ जाती है, वो यहाँ से पैसा निकाल करके लोगों को लोन दे सकते हैं, जिससे मुद्रा की मांग को वापस से ठीक किया जा सकता है। लास्ट है हमारा वैधानिक तरलता अनुपात, यानी कि SLR। तो वैधानिक तरलता अनुपात भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, दोबारा से देख लेते हैं वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। देखिए, हर एक बैंक को एक मिनिमम लिमिट में, एक मिनिमम परसेंटेज में अपने पास में कुछ एसेट्स रखनी पड़ती हैं, तरलता में तरल एसेट्स रखनी पड़ती हैं, तरल परिसंपत्तियां रखनी पड़ती हैं, ताकि वो कभी भी जरूरत पड़ने पर उनको कैश में कन्वर्ट कर सके। तरल संपत्तियों के अंदर हम किस किस चीज को काउंट करते हैं, एक तो हमारा गोल्ड, कैश, और उसके बाद में जो हमारी सिक्योरिटीज होती है ना, सिक्योरिटीज, वो भी कौन सी सिक्योरिटीज, जो कहीं पर गिरवी ना पड़ी हो, वो सिक्योरिटीज या फिर वो एसेट्स जो कहीं पर गिरवी ना पड़ी हो, भार मुक्त हो, आपने उस एसेट्स को रख करके लोन ना ले रखा हो। मान लीजिए किसी भी बैंक के पास में कोई बिल्डिंग पड़ेगी और अगर उसने उस बिल्डिंग को गिरवी रख करके लोन ले रखा है, तो वो तरलता में नहीं काउंट होगी। अगर वो बिल्डिंग ऐसे ही पड़ेगी, उसके ऊपर कोई लोन नहीं है, तो वो सिक्योरिटीज में या फिर तरल संपत्तियों में काउंट की जा सकती है। क्लियर है। तो वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, इसके अंदर हम उन तरल संपत्तियों को काउंट करते हैं, जैसे गोल्ड है, कैश है, हमारी सिक्योरिटीज है, वो भी भार मुक्त, जिनके ऊपर कोई भी गिरवी नहीं है, आपने उनको कहीं भी मोर्गेज पर नहीं रखा हुआ है। तो इन सिक्योरिटीज को रखना जरूरी होता है हर एक बैंक के पास में। हर एक बैंक को ये भी, इसकी भी जो लिमिट होती है वो एसबीआई, जो हमारा आरबीआई होता है, वही तय करता है। जितनी भी हमारी बैंक दर है, रेपो दर है, विपरीत रेपो दर है, सीआरआर है या एसएलआर है, इन सब की जो रेट होती है, जो भी इनका परसेंटेज होता है, वो हमेशा आरबीआई तय करता है। वाणिज्य बैंक कभी भी इनको अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते, हमेशा आरबीआई तय करके देता है इनको। तो एसएलआर में भी बढ़ोतरी करने से, अगर मान लीजिए वो एसएलआर को बढ़ा देता है, इन सिक्योरिटीज की जो परसेंटेज है उसको बढ़ा देता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आज के टाइम पे जो लिमिट है वो 18% है, ठीक है ना, हमें मान कर चलते कि वो लिमिट आज के टाइम पे 18% की है। तो मतलब कि उसको 18%, जितना भी उसके पास में कैश अवेलेबल है या जो भी उसके कस्टमर्स का अकाउंट में बैलेंस है, उसके 18% तो उसको सिक्योरिटीज या गोल्ड के तौर पे उसको अपने पास में रखना जरूरी है हमेशा। अगर वो इसको बढ़ा करके 20-30% कर दे, कितना कर दे, 30% कर दे, तो उसकी क्या होगी, उसको ज्यादा गोल्ड या ज्यादा सिक्योरिटीज अपने पास में रखनी पड़ेंगी हर टाइम पर। इससे क्या होगा, उसकी क्रेडिट की जो लिमिट है, जो लोन देने की लिमिट है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और लोन देने की लिमिट कम से मतलब क्या हुआ, मुद्रास्फीति में सही हो जाएगा, वो जो मुद्रा की स्फीति थी वो नियंत्रित हो जाएगी। इसी तरह से अगर वो इस लिमिट को कम कर दे, 18 से घटा करके 10% पे या 15% पे ले आए, तो मुद्रा विस्फीति को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा की मांग उनकी बढ़ जाएगी, वो इस गोल्ड को, सिक्योरिटीज को कैश करा करके लोन प्रोवाइड करा सकेंगे। तो क्लियर है, समझ गए किस तरह से मात्रात्मक उपकरण के द्वारा वाणिज्यिक, जो हमारे केंद्रीय बैंक होता है, वो मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है।
अब हम बात करते हैं अपने गुणात्मक उपकरण की, यानी कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से गुणात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हमारे, पहला हमारा सीमांत आवश्यकता, सेकंड हमारा साख की राशनिंग, और थर्ड हमारा नैतिक प्रभाव। अब ये होते क्या है, तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीमांत आवश्यकता की। देखिए सीमांत आवश्यकता क्या होती है कि आप जब भी बैंक से लोन लेने जाते हो, आप जब भी बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ वहां पर गिरवी रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। बैंक कभी भी आपको बिना किसी सिक्योरिटी का तो लोन देता नहीं कि आप गए कि मुझे 10 लाख का लोन चाहिए और बैंक ने आपको दे दिया। वो क्या करेगा, आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगेगा, चाहे वो आपकी शॉप हो, आपका घर हो, या कोई गोल्ड हो, कोई भी चीज हो, आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगेगा। चाहे जॉब सिक्योरिटी ही क्यों ना मांगे, आपसे जॉब के कार्ड, जो जॉब आप करते हो उसके डॉक्यूमेंट्स ही न क्यों ना लगवाए, लेकिन आपसे सिक्योरिटी तो जरूर मांगेगा, गिरवी तो जरूर रखेगा। तो सीमांत आवश्यकता क्या होती है, जब भी मुद्रास्फीति की स्थिति पाई जाती है, जब भी मुद्रास्फीति की स्थिति पाई जाती है, तो मुद्रास्फीति की स्थिति के अंदर बैंक करता क्या आएगा, उस जो भी इसकी सीमांत आवश्यकता होती है उसको बढ़ा देता है। मतलब क्या होता है, मान लीजिए आज के समय पर अगर आपको 10 लाख का लोन लेना है, आपको 10 लाख का लोन लेना पड़ता है, तो आपको 15 लाख की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो आपका घर हो, दुकान हो, या कोई भी चीज हो, 15 लाख रुपए की वस्तु आपको यहाँ पर गिरवी रखनी पड़ेगी, तब बैंक आपको 10 लाख का लोन देगा। हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि बैंक ने ये रूल बना रखा है, भाई अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो 15 लाख रुपए की कोई ना कोई वस्तु आपको यहाँ पर गिरवी रखनी पड़ेगी, तब आपको 10 लाख का लोन मिलेगा। मुद्रास्फीति के टाइम पर क्या होगा, बैंक इस लिमिट को बढ़ा देता है, 15 लाख से बढ़ा करके क्या करते हैं, उसने 25 लाख रुपए कर दिए, यानी कि अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो 25 लाख रुपए तक की वस्तु आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, जिससे मुद्रा की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि इनके बीच का जो अंतर होता है, गिरवी रखने वाली वस्तु तथा लोन की जो अमाउंट होती है, जो उधार लेने की जो मुद्रा हम लेते हैं उधार, उसका जो ऋण होता है, ऋण और ऋण के लिए गिरवी रखने वाली वस्तु के अंतर को ही हम सीमांत आवश्यकता बोलते हैं। क्लियर है? ऋण तथा ऋण के लिए दी जाने वाली वस्तु, जो भी वस्तु हम ऋण के लिए गिरवी रख रहे हैं, इन दोनों के अंतर को क्या बोला जाता है, सीमांत आवश्यकता बोला जाता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में इस आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है, जिससे मुद्रा की मांग में कमी हो जाती है, तथा मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में इस मात्रा को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, जिससे मुद्रा की मांग में वापस से बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट है हमारा साख की राशनिंग। साख की राशनिंग, आपने राशन की दुकान पर देखा होगा, आपको राशन कैसे मिलता है, लिमिट में मिलता है। ऐसा तो नहीं कि आप जितने पैसे लेके गए, आपने बोला भाई मुझे ये सामान इतना चाहिए, सामान इतना चाहिए, और आपको दे देगा, ऐसा तो नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, आपके फैमिली मेंबर के हिसाब से आपको राशन मिलता है, भाई 2 लोग हैं तो इतना मिलेगा, 4 लोग हैं तो इतना मिलेगा, 6 तो इतना मिलेगा। यही होता है राशनिंग में, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक लिमिट तय की है, भाई एक पर्सन को इतना गेहूं मिलेगा, इतना चावल मिलेगा, इतनी चीनी मिलेगी, ऐसे मिलता है। सेम लिमिट होती है, सेम मतलब होता है साख की राशनिंग से, यानी कि लोन देने की राशनिंग से। जब भी मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति की स्थिति में, यानी कि जब मुद्रा की मांग ज्यादा होती है, तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों के लिए राशनिंग तय कर देता है साख की। मान लीजिए उसने तय कर दिया कि आपको 1 महीने के अंदर, आपको 1 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ तक का ही लोन देना है, आप इससे ज्यादा दे ही नहीं सकते। तो बैंक क्या होगा, चाहे वो लोन देने की स्थिति में 20 करोड़ का, लेकिन साख की राशनिंग हो गई है तो 10 करोड़ से ज्यादा का लोन दे ही नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, बैंक 10 करोड़ से ज्यादा का लोन दे ही नहीं पाएगा 1 महीने के अंदर। तो ये होती है साख की राशनिंग, जिससे मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। और जब भी मुद्रा अपस्फीति की स्थिति होती है, तो बैंक क्या करता है, जो हमारा आरबीआई होता है, वो इस राशनिंग को क्या कर देता है, हटा देता है। बैंक क्या करता है, इस राशनिंग को हटा देता है, जिससे आपको इजीली लोन मिलने लगता है। लास्ट है हमारा नैतिक प्रभाव। तो देखिए नैतिक प्रभाव क्या होते हैं, जैसे आपके स्कूल में टीचर्स होंगे, या जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको एडवाइस देते हैं कि भाई जब एग्जाम आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, टेस्ट आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, अगर वेकेशन चल रहे हैं तो थोड़े बहुत खेल लो, मस्ती कर लो। ये सब क्या होती है, आपको परामर्श देते हैं, एडवाइस देते हैं। इसी तरह से जो आरबीआई होता है, वो अपने वाणिज्यिक बैंकों को भी एडवाइस देता है। वो अपने वाणिज्यिक बैंकों को एडवाइस देता है। किस तरह की एडवाइस देता है कि भाई जब मुद्रास्फीति की स्थिति आए, मतलब कि जब मांग ज्यादा हो मुद्रा की, तो उस टाइम पर लोन देने में थोड़ा कंट्रोल करो, कम से कम लोगों को लोन दो। और अगर मुद्रा अपस्फीति की स्थिति होती है तो उदारता से, मतलब कि अच्छे तरीके से, जो भी जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को लोन दे दो। ज्यादा पूछताछ मत करो, ज्यादा रूल मत बनाओ, ज्यादा सिक्योरिटीज मतलब उनके ऊपर ये नहीं कि ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी डॉक्यूमेंट लाओ।
इस तरह के कार्य ना करो। तो ये होते हैं, उनको परामर्श दिया जाता है आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को, ये परामर्श दिया जाता है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत ऋण देने में थोड़ा कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, तथा जब भी मुद्रा अपस्फीति की स्थिति होती है तो उदारता से, उदार तरीके से, मतलब कि उनकी हेल्प करने के तौर पर उनको अधिक से अधिक लोन प्रोवाइड करें। तो क्लियर है, समझ में आ गया। हमारे गुणात्मक उपकरण, हमारे मात्रात्मक उपकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपसे डायरेक्टली भी एक क्वेश्चन के अंदर भी आपसे सारी चीजें पूछ लेता है कि मात्रात्मक उपकरण बताइए, या फिर अलग अलग करके आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन में इन चीजों को पूछ लेता है कि बैंक दर क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, या सीआरआर क्या होता है। इस तरह से आपसे डेफिनेशन के तौर पर भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से अपने चैप्टर को समझ लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इससे रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत हो, परेशानी, या फिर इस चैप्टर्स में जो भी ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई, तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।